हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, आज है 4 जनवरी 2024 और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास को। तो देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा होगा। तो फॉल्कन 9 रॉकेट से जिस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, जो कि भारत का पहला सैटेलाइट बनेगा जिसे फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, वो है GSAT-20। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, इसरो की एक कॉमर्शियल ब्रांच है जिसका कि नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने ये घोषणा की है कि भारत अपनी अगली पीढ़ी के भारी संचार उपग्रह जिसका कि नाम है GSAT-20, और इसका एक अन्य नाम भी है जिसे कहते हैं GSAT-N2। ठीक है, अगर कभी GSAT-20 ना रहे, N2 रहे, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम बातें हैं। ठीक है, तो GSAT-20 को या GSAT-N2 को लॉन्च करने के लिए NSIL ने घोषणा की है कि स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला ये भारत का पहला मिशन होगा। ठीक, अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि जब भारत के पास PSLV व्हीकल्स हैं, ठीक है, भारत ने अभी जो इसरो का मिशन चंद्रयान था, ठीक है, LVM-3 जो व्हीकल था, लॉन्चिंग व्हीकल, उससे हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था और हमारा मिशन भी सक्सेसफुल हुआ था। तो हम उस हैवी व्हीकल, लॉन्चिंग व्हीकल को क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? स्पेस एक्स का जो रॉकेट है, फॉल्कन 9 रॉकेट है, इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है वो केवल 4000 किलो तक पेलोड ले जा सकता है। ठीक है, लेकिन GSAT-20 का जो पेलोड है, GSAT-20 के पेलोड का वजन है 4700 किलोग्राम। ठीक है, इसलिए हम फॉल्कन 9 से अपना ये जो मिशन है GSAT-20 इसको लॉन्च करेंगे। ठीक है, अच्छा, और हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि फॉल्कन 9 रॉकेट जो है, इसकी जो क्षमता है पेलोड ले जाने की, वो फैट बॉय PSLV M3 जो है, PSLV फैट बॉय, इसको बाहुबली भी कहते हैं, इससे लगभग 2 गुनी है। ठीक है, तुलनात्मक रूप से लगभग 2 गुनी है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, GSAT-20 का जो पेलोड है मैं बता ही चुकी हूँ कि ये 4700 किलोग्राम्स है, इसलिए इसको फॉल्कन 9 रॉकेट से भेजा जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बन जाती है कि GSAT-20 का पहला परीक्षण कहाँ पर किया गया था। तो GSAT-20 का पहला परीक्षण देखिए किया गया था 23 जून को। ठीक है, 23 जून 2022 को किया गया था, और ये एरियन 5 रॉकेट से किया गया था इसका परीक्षण। ठीक है, एरियन 5 रॉकेट से, लॉन्चिंग व्हीकल का नाम भी ध्यान रखिएगा, और फ्रेंच गुआना से किया गया था। ठीक है, कहाँ से किया गया था? फ्रेंच गुआना से किया गया था। तो ये तो हो गई GSAT-20 की बात। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, वो ये कि हम भारत का जो चर्चित मिशन रहा है जिसका नाम है चंद्रयान 3, हम एक बार उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कब की गई थी? चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की गई थी 14 जुलाई को, और ये लैंड हुआ था 23 अगस्त को। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, 23 अगस्त को लैंड हुआ था। इसीलिए 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है कब? 23 अगस्त को। और लॉन्चिंग कहाँ से हुई थी? लॉन्चिंग हुई थी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। लॉन्चिंग व्हीकल का नाम क्या था? लॉन्चिंग व्हीकल का नाम था LVM-3M4। ठीक है, इसे बाहुबली या फैट बॉय भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। अच्छा, लैंडर का नाम क्या था? लैंडर का नाम आपका हो जाएगा विक्रम, और रोवर का नाम क्या था? रोवर का नाम हो जाएगा प्रज्ञान। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम क्या था? देखिए, प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम 2 एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम ध्यान रखिएगा, इनका नाम था P वीर मुथुवेल। ठीक है, P वीर मुथुवेल इनका नाम था, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का। चंद्रयान 3 को जिस स्थान पर, जहां पर लैंडिंग कराई गई थी, उस स्थान का नाम क्या रखा गया था? उसका नाम रखा गया शिव शक्ति, उसको कहा गया शिव शक्ति। ठीक है, तो ये तो हो गई चंद्रयान 3 की बातें। ये मेन पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट बनते थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अगर आप लोगों को चंद्रयान 3 का डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखना है तो वो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा चंद्रयान 3 को। वहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्टिव रूप में उसको समझाया है, और वहाँ पे चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 के रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे आदित्य L1 की। आदित्य L1 क्या है?
आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है। अच्छा, आदित्य L1 से पहले ये बात याद रखिएगा कि चंद्रयान 3 जो है साउथ पोल पे लैंड हुआ था, और साउथ पोल पे लैंड करने वाला, चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड होने वाला ये भारत का पहला मिशन बना है। इसके साथ ही विश्व का पहला देश बन गया है भारत, जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर अंतरिक्ष यान को लैंड कराया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब आदित्य L1 की बात करेंगे। आदित्य L1 क्या है? देखिए L1 क्या होता है, L1 भी ध्यान रखिएगा। L1 एक लैग्रेंज पॉइंट होता है। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? लैग्रेंज पॉइंट एक ऐसा स्थान होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, ठीक है, जहाँ पर अगर कोई वस्तु रख दी जाए तो वो बैलेंस अवस्था में रहेगी, बैलेंसिंग स्टेट में रहेगी, वो इधर उधर गिरेगी नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा लैग्रेंज पॉइंट। और ये क्या है? भारत का पहला सूर्य मिशन है। क्या नाम है इसका? आदित्य L1। ठीक है, और आदित्य L1 का लॉन्चिंग व्हीकल क्या होगा? ये हो जाएगा PSLV C57। ठीक, इससे लॉन्च कराया जाएगा। और कहाँ से लॉन्चिंग होगी इसकी? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। ये अपने साथ कितने पेलोड ले जाएगा? ये अपने साथ 7 पेलोड ले जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम क्या है? तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम हो जाएगा निगार शाजी। ठीक, अगर यहाँ पर मैं पूछूं आप लोगों से इसरो के बारे में, तो इसरो के बहुत बार रिवीजन करा चुकी हूँ मैं, लेकिन चलिए एक बार फिर से। स्थापना हुई थी 1969 में। हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका बेंगलुरु में। चेयरमैन हो जाएंगे S सोमनाथ। ठीक है, और S सोमनाथ की एक ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसका की नाम था निलावू कुदिचा सिंघल। ठीक है, निलावू कुदिचा सिंघल। ठीक है, तो ये नाम याद रखेंगे। ये मलयालम भाषा में S सोमनाथ जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की थी। ठीक है, अच्छा, अब 1 जनवरी 2024 को इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया जिसका कि क्या नाम था? एक्सपोसैट। ठीक है, एक्सपोसैट लॉन्च किया कब? 1 जनवरी 2024 को, न्यू ईयर के दिन लॉन्च किया। और इसको लॉन्च किससे किया? इसे PSLV C58 लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया, जिससे आदित्य L1 को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ऐसा एक्सपोसैट लॉन्च करने वाला भारत जो है विश्व का दूसरा देश बन रहा है। और पहला देश कौन है? पहला देश हो जाएगा आपका USA, अमेरिका। ठीक, और जो एक्सपोसैट है ये अपने साथ 2 पेलोड लेकर के जाएगा। पहले पेलोड का नाम हो जाएगा पॉलिक्स और दूसरे पेलोड का नाम हो जाएगा एक्सपेक्ट। तो ये नाम भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, और आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी मैं रिवीजन करवाऊं तो आप लोग उस रिवीजन को मेरे साथ बोलते चलिए, जिससे कि आप लोगों की चीज़ें पक्की होती जाएं, सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व ब्रेल दिवस जो है आपका मनाया गया है 4 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। ये आज के दिन मनाया जा रहा है, 4 जनवरी के दिन। तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया क्यों जाता है? ये लुई ब्रेल थे। ठीक है, लुई ब्रेल की जयंती होती है, इसी के उपलक्ष्य में ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म 4 जनवरी को फ्रांस में हुआ था, 1809 में 1809 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इस बार थीम क्या थी विश्व ब्रेल दिवस की? अंधे और दृष्टिबाधित व्यक्तियों तक पहुंचना, ये विश्व ब्रेल दिवस की थीम रखी गई थी। ठीक है, अच्छा, ब्रेल होता क्या है? वैसे ब्रेल लिपि भी कहते हैं इसको। ब्रेल होता क्या है? ब्रेल एक टाइप का कोड होता है। ठीक है, एक टाइप का कोड होता है ये, जिसका उपयोग करके हम किसी भी भाषा को लिख सकते हैं। बेसिकली जो लोग दृष्टिहीन होते हैं तो उन लोगों के लिए ये जो लिपि है ब्रेल लिपि यूज़ की जाती है। इन कोड्स को यूज़ किया जाता है। ब्रेल लिपि की में होता क्या है? अक्षर को लिखने के लिए डॉट्स का उपयोग किया जाता है, डॉट्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ब्रेल लिपि में एक बार ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ब्रेल लिपि में प्रत्येक अक्षर को लिखने के लिए कितने डॉट यूज़ होते हैं? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 6 डॉट यूज़ होते हैं। 6 डॉट्स का यूज़ किया जाता है प्रत्येक अक्षर को लिखने के लिए। उभरे हुए डॉट्स होते हैं और उन्हीं डॉट्स के द्वारा जो दृष्टिबाधित व्यक्ति होते हैं उनको लिखना पढ़ना सिखाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो देखिए, PM विश्वकर्मा योजना को लॉन्च करने वाला, लागू करने वाला सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है आपका जम्मू और कश्मीर। ठीक है, PM विश्वकर्मा योजना अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बना है। तो ये तो सीधा सीधा आंसर हो गया कि पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर ने इसे लागू किया है। लेकिन PM विश्वकर्मा योजना
शुरू कब हुई थी? तो पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 17 सितंबर को, ठीक है, 17 सितंबर 2023 को इसे शुरू किया गया था विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर, ठीक है। इसमें सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि, ठीक है, इस योजना की 3 नींव बताई गई हैं। और ये जो योजना है ये 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, अर्थात इसका पूरा वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। कब से कब तक लागू होनी है ये? तो ये फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 से लेकर के 2027-28 फाइनेंशियल ईयर तक लागू रहेगी। 5 साल की अवधि के लिए इसका संचालन किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात समझने का प्रयास करिएगा कि विश्वकर्मा जो कैटेगरी है, विश्वकर्मा किसको कहा जा रहा है? तो ये भारत का एक बड़ा कार्यबल है, एक बड़ा हिस्सा है कारीगरों और शिल्पकारों का। ऐसे कारीगर जो अनौपचारिक रूप से मैनुअली काम करते हैं, ठीक है, जैसे कि लोहार हो गया, सुनार हो गए, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार इत्यादि, जो भी लोग अपना इस तरीके का पारंपरिक व्यवसाय करते हैं उनको ही विश्वकर्मा कहा जा रहा है, ठीक है। अब इस योजना के अंतर्गत लाभ क्या होने वाला है? तो इस योजना के अंतर्गत ये लाभ होने वाला है कि जो भी विश्वकर्मा लोग हैं, ठीक, विश्वकर्मा कैटेगरी में जो भी लोग आएंगे जो इस तरीके का काम करेंगे, सुनार, लोहार, बढ़ई, कुम्हार, मूर्तिकार इत्यादि, तो इनको 15,000 रुपये की एक टूल किट दी जाएगी, जिससे कि वे अपने काम को मैनुअली हाथ से नहीं करेंगे, वे प्रॉपर जो टूल किट है उसके द्वारा करेंगे, ठीक है। उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और 500 रुपये का दैनिक भत्ता भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही इन्हें 5% ब्याज दर पर बिना किसी गारंटी के 3 लाख रुपए तक का लोन भी दिया जाएगा। तो ये सारे लाभ प्रदान किए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत विश्वकर्मा समूह को, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य भी यही है कि पारंपरिक शिल्प और कौशल क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए इनसे अभ्यास करने वाले, इन पर काम करने वाले शिल्पकारों और श्रमिकों को सरकारी सहायता प्रदान करना, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखेंगे। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रिक मिट्टी विकसित की है? तो देखिए, हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए, हाइड्रोपोनिक खेती के लिए इलेक्ट्रॉनिक सॉइल जिस देश ने विकसित की है उसका नाम है स्वीडन। स्वीडन का लिंकोपिंग विश्वविद्यालय है, लिंकोपिंग विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, लिंकोपिंग विश्वविद्यालय ने इलेक्ट्रॉनिक सॉइल विकसित की है। और इन्होंने पौधे उगाने के लिए अब जो है मिट्टी की आवश्यकता नहीं होगी, हाइड्रोपोनिक के जरिए खेती की जा सकेगी, ऐसा इन्होंने शोध किया है, ठीक है। और इन्होंने जौ के पौधे पर 15 दिनों तक ये एक एक्सपेरिमेंट किया। उसमें इन्होंने पाया कि जो पौधा है, जो जौ का पौधा है, वो नॉर्मल मिट्टी से ज़्यादा 50% अधिक तेजी से बढ़ रहा था, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक सॉइल में, हाइड्रोपोनिक खेती में, ठीक है। अच्छा, ये बात तो हो गई इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी के बारे में। तो अब अभी आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि भाई हाइड्रोपोनिक खेती क्या होती है ना? हाइड्रोपोनिक खेती क्या होती है? हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग जानते भी हों, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बताते हैं हम यहाँ पर। देखिए, हाइड्रोपोनिक का मतलब तो ऐसे ही आप समझ लीजिए, हाइड्रो का मतलब पानी, ठीक है, पोनिक का मतलब उसमें विकसित करना। तो हाइड्रोपोनिक एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें पानी में खेती की जाती है, ठीक है, बिना मिट्टी के। इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रिकली जो पानी होता है इसको इलेक्ट्रॉनिकली एक्टिवेट किया जाता है और इसमें पोषक तत्वों को इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से फ्लो कराया जाता है, जिससे कि पानी में पौधे ग्रो करते हैं और जो पोषक तत्व होते हैं उनको, उनकी जड़ें जो है सोख लेती हैं और जैसे नॉर्मल मिट्टी में खेती होती है उसी तरीके से हाइड्रोपोनिक होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि बड़े बड़े मोटे मोटे पाइप्स होते हैं, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। मोटे मोटे पाइप्स होते हैं, इन पाइप में पानी बह रहा होता है, ठीक है, इन पाइप में पानी बह रहा होता है और इसमें जैसे मान लीजिए कुछ कुछ डिस्टेंस पे ऐसे छेद कर दिए जाते हैं और ये नीचे भी पाइप पड़े होते हैं जिससे कि पानी का फ्लो इसमें बराबर बना रहे। और पौधों को कुछ इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पानी भरा होता है, यहाँ पानी भरा होता है,
ठीक है। और ये पौधे जो होते हैं ये यहाँ पर लगाए जाते हैं, जड़ें इस तरीके से यहाँ पर डूबी रहती हैं इस पानी में, और पौधे जो होते हैं ऊपर ऐसे ग्रो कर रहे होते हैं। बिना मिट्टी के पानी में ही ये जो है पौधे ग्रो करते हैं, और ये अपना पोषक तत्व कैसे प्राप्त करते हैं, इन्हीं पानी में पोषक तत्वों का फ्लो कराया जाता है और पौधे जो है अपना पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हाइड्रोपोनिक खेती कैसे होती है, बिना मिट्टी के पानी में होती है। काफ़ी सारे देशों में इस पे एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा रहे हैं, किए भी जा रहे हैं। इजराइल में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इस टाइप की खेती। तो आप लोगों ने अच्छा एक चीज़ और सुनी होगी, मल्चिंग। मल्चिंग, ठीक है, मल्चिंग क्या होती है? देखिए मल्चिंग भी जो है हमारे कृषि से ही जुड़ी हुई एक टेक्निक है। क्या होता है कि जहाँ पर वाष्पोत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, गर्मियों में, आप इसको नॉर्मल भाषा में ऐसे समझ सकते हो, देसी भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो गमले होते हैं हमारे, तो जब छत पे धूप में ये गमला जो रखा हुआ है, गमले गर्मी में क्या होता है, गमलों में जो मिट्टी होती है बहुत जल्दी से सूख जाती है, ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पानी की कमी होती है, ठीक, पानी की कमी वाले इलाकों में क्या करते हैं, जो मिट्टी होती है, मिट्टी की ऊपरी परत को पत्तों से झाँप देते हैं, ढांक देते हैं पत्तों से, या फिर और कोई भी जो घास हो गई, सूखी घास, इस तरीके से जो मिट्टी को ऊपरी हिस्सा जो कवर कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो सूर्य की किरणें हैं वो मिट्टी पर नहीं पड़ती हैं और मिट्टी जल्दी से सूखती नहीं है, मिट्टी में नमी बनी रहती है। इससे क्या होता है, पानी की बचत होती है। तो मिट्टी को ढकने की ये जो प्रक्रिया होती है इसको मल्चिंग कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, ध्यान आया तो आप लोगों को बता दिया। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अच्छा, वर्ल्ड सॉइल डे कब होता है, ये आप लोगों का होमवर्क है और आप लोग मुझे इसका जवाब दोगे कमेंट सेक्शन में। वर्ल्ड सॉइल डे अभी हुआ था, हमने हाल ही में पढ़ा है दिसंबर मंथ में, तो आप लोग दोगे मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। और हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर स्वीडन की, तो स्वीडन की देखिए राजधानी देख लीजिए, फोर्ट स्वीडन की राजधानी हो जाएगी आपकी स्टॉकहोम। ठीक है, मुद्रा हो जाएगी यहाँ की स्वीडिश क्रोना, और यहाँ के जो पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हो जाएंगे आपके उल्फ क्रिस्टरसन। ठीक है, क्या नाम है, उल्फ क्रिस्टरसन हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्लास्टिक कचरे को रासायनिक प्रकार से पुनर्चक्रित कर ISCC सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी बनी है? भारत की कंपनी है वो, हमें बताना है। तो देखिए, जो रासायनिक प्लास्टिक कचरा होता है, जो प्लास्टिक वेस्ट होता है, उसको केमिकली ट्रीट करके, केमिकली रिसाइकल करके ISCC प्लस सर्टिफिकेट किसको मिला है? ये मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाना है यहाँ पर। देखिए, इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस को जानना बहुत ज़रूरी है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो नई प्लास्टिक के लिए जो पुराना कचरा होता है, प्लास्टिक वेस्ट होता है, उसको इकट्ठा करके हाई क्वालिटी की सामग्री तैयार की जाती है। नई प्लास्टिक को इन्वेंट नहीं किया जाता है, जो प्लास्टिक कचरा है उसी को केमिकली ट्रीट करके हाई क्वालिटी की प्लास्टिक बनाई जाएगी इसमें। ठीक है, और ऐसा करने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसे ISCC प्लस सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया क्या है, प्लास्टिक कचरे को पायरोलिसिस ऑयल में कन्वर्ट करके रासायनिक प्रक्रिया के जरिए इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी और कार प्लस सर्टिफिकेशन जो है प्राप्त किया है। तो ये जो ISCC प्लस सर्टिफिकेट है, ये हो जाएगा आपका इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन प्लस, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ये सर्टिफिकेट इनको दिया गया है, किस लिए दिया गया है कि इन्होंने जो प्लास्टिक का कचरा था उसको केमिकली ट्रीट किया और 2 प्रोडक्ट्स में बदला, जिसका एक का नाम हो जाएगा आपका सरको रिपोल। ठीक है, सरको रिपोल, ये क्या है, ये का पॉलीप्रोपिलीन है, पॉलीप्रोपिलीन है, याद रखिएगा। और जो दूसरा प्रोडक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बनाया उसका नाम है
सर्कुरेलिन, ठीक है, सर्कुरेलिन। और ये क्या है, ये एक तरीके का पॉलीइथीन है, ठीक। ये दो प्रोडक्ट बनाए, इन्हीं दो प्रोडक्ट्स को बनाने के बाद इनको ये ISCC+ सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। और रिलायंस की जो जामनगर में रिफाइनरी लगी हुई है, वो ऐसी पहली रिफाइनरी है जिसे ये सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष यान X-37 किसने लॉन्च किया है? X-37B कर लीजिएगा यहाँ पर। X-37B किसने लॉन्च किया है? तो X-37B जिसने लॉन्च किया है उसका नाम है SpaceX। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। सैन्य अंतरिक्ष यान किसने लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च करने वाले का नाम पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे हैं ये मिशन किसका है। SpaceX ने लॉन्च किया है और ये मिशन है नासा का। अगर कभी क्वेश्चन बने कि सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसका मिशन है, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा नासा का मिशन है, ठीक है। अमेरिका की जो स्पेस कंपनी है नासा, उसका मिशन है ये। और X-37B एक सीक्रेट अंतरिक्ष यान है जिसे SpaceX ने लॉन्च किया है। और लॉन्चिंग व्हीकल क्या है? फॉल्कन हैवी रॉकेट है। फॉल्कन हैवी रॉकेट व्हीकल के द्वारा स्पेस कैनेडी सेंटर से, जो कि कहाँ पर पड़ता है, फ्लोरिडा में पड़ता है, वहाँ से ये लॉन्च किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे, फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। और ये इसको सीक्रेट मिशन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये इस US का जो स्पेस फोर्स है उसके लिए ये अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया था, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? सीक्रेट अंतरिक्ष यान कहा जा रहा है, ठीक है। तो नाम ध्यान रखेंगे। ये जो सैन्य मिशन है X-37B, ये किसका है? ये नासा का मिशन है, ठीक है, US स्पेस फोर्स का मिशन है। और इसको लॉन्च किसने किया है? तो SpaceX ने लॉन्च किया है। किसके द्वारा? फॉल्कन हैवी रॉकेट के द्वारा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन का लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? तो 18 मिलियन टन का लिथियम भंडार आपका खोजा गया है USA में, ठीक है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, अमेरिका में कैलिफोर्निया में एक खारे पानी की झील पड़ती है जिसका नाम है सॉल्टन सागर, ठीक है, इसे सॉल्टन सागर कहा जाता है। इसके नीचे, इसी सॉल्टन लेक के नीचे 18 मिलियन टन का लिथियम भंडार खोजा गया है, ठीक है। और ये जो लिथियम भंडार है, अगर बात की जाए कि ये कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बैटरी बनाने में सक्षम है, तो ये 375 मिलियन से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बनाने की क्षमता रखता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसके बारे में? सॉल्टन लेक के बारे में। तो देखिए, सॉल्टन लेक जो है उथली खारे पानी की एक झील है जो कि कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है आपके दक्षिणी कैलिफोर्निया अमेरिका में, ठीक है। और ये झील जो स्थित है वो कोलोराडो रेगिस्तान में स्थित है। नाम याद रखेंगे, कोलोराडो रेगिस्तान कहाँ पर पड़ता है? कैलिफोर्निया में ही पड़ता है, ठीक। कोलोराडो रेगिस्तान कहाँ पर पड़ेगा? कैलिफोर्निया में पड़ेगा, अमेरिका में, ठीक। अब अभी बताओ आप लोग मुझे लिथियम के बारे में, कुछ लिथियम के बारे में बात करते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? Li से करते हैं, ठीक है। इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? परमाणु क्रमांक 3 हो जाएगा। और लिथियम जो है एक नरम और सफ़ेद चमकीली प्रकार की धातु है, ध्यान रखिएगा। और ये सबसे हल्की धातु है, ठीक है, सबसे हल्की धातु है। और सबसे हल्का ठोस तत्व भी यही है, क्या? लिथियम। अच्छा, विश्व में सबसे अधिक लिथियम के भंडार अगर आपसे पूछे जाएं तो आप लोग क्या बताओगे? तो विश्व में सबसे अधिक लिथियम के भंडार हैं बोलीविया में, ठीक है, पहले नंबर पर आता है बोलीविया। और दूसरे नंबर पर आपका आएगा अर्जेंटीना। और अगर पूछा जाए तीसरे नंबर का कौन है, तो आपका हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। ये हो गए 3 देश जहां पर लिथियम के भंडार हैं। पहला हो गया बोलीविया, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा अमेरिका। भारत में लिथियम के भंडार अभी खोजे गए थे, कहाँ पर खोजे गए थे? तो ये जम्मू कश्मीर में खोजे गए थे, ठीक है। अच्छा, वेनेडियम धातु भी खोजी गई थी। वेनेडियम धातु के भंडार कहाँ पर खोजे गए थे? ये आपके खोजे गए थे गुजरात में, याद रखेंगे। टेंटलम धातु आप लोगों को याद हो, हमने पिछले करंट अफेयर्स में अभी पढ़ा भी था। ये टेंटलम धातु एक विशेष प्रकार की धातु होती है। ये कहाँ पर खोजी गई थी भारत में? तो ये पंजाब में सतलज नदी में पाई गई थी, ठीक है, पंजाब में सतलज नदी में, याद रखेंगे। अच्छा, थोरियम कहाँ पर पाया जाता है भारत में? तो थोरियम भारत में केरल में पाया जाता है, जो इसकी मोनोजाइट मिट्टी है उसमें पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि बताओ भाई सबसे सॉफ्ट मेटल कौन से होता है, तो आप लोग कहोगे सबसे सॉफ्ट मेटल होता है
सोडियम, ठीक है। सोडियम सबसे सॉफ्ट मेटल होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि इसको चाकू से काटा जा सकता है और इसको मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि अगर इसको नॉर्मल वायुमंडल में रखा जाएगा तो उसमें आग लग सकती है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि लिक्विड के रूप में पाई जाने वाली नॉन मेटल कौन सी होती है, तो आप लोग क्या बताओगे? तो आप लोग ये कहना मुझसे कि ये ब्रोमीन होती है। लिक्विड रूप में पाई जाने वाली नॉन मेटल अधातु क्या होती है? ब्रोमीन होती है। और लिक्विड रूप में पाए जाने वाली धातु कौन सी होती है रूम टेम्परेचर पे? तो आप लोग कहोगे पारा, जिसे लेड कहते हैं, ठीक है। और भारत में पहली लिथियम आयन बैटरी की फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक। तो ये सारी बातें हो गई लिथियम से जुड़ी हुई। तो आई होप ये जो सारी चीज़ें समझाई हैं ये आप लोगों ने समझी भी होंगी और मेरे साथ रिवीजन भी किया होगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे बस फटाफट लाइक कर दो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, चैनल को बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अब ये जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया है तो आप लोग अपने मित्रों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में, पीर ग्रुप्स में भी इसको शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में चाड गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, चाड गणराज्य के जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है सुखसेस मसरा, ठीक है। इसको जब थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, ये सुखसेस मसरा है, ठीक है। सुखसेस मसरा चाड के प्रधानमंत्री बने हैं और दूसरी बार इनकी नियुक्ति हुई है, ये भी याद रखिएगा। अब बात करेंगे हम चाड की, तो चाड क्या है? अफ्रीकन कंट्री है और ये एक लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। लैंड लॉक कंट्री, लैंड लॉक कंट्रीज क्या होते हैं? वे देश जिनकी सीमा के चारों तरफ कोई भी जलराशि नहीं होती है, समुद्र नहीं होता है, स्थल अवरुद्ध देश इसको कहते हैं, ठीक है। स्थल अवरुद्ध देश याद रखिएगा। तो कौन है स्थल अवरुद्ध देश? चाड है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अपने ऑप्शंस को। तो एंडी राजोलिना कौन है? ये बने हैं मेडागास्कर के प्रेसिडेंट, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा, पिछले करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा भी है। श्वेता थाविसिन कौन है? श्वेता थाविसिन ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। और फेलिक्स त्सिसेदी कौन है? ये कांगो रिपब्लिक के प्रेसिडेंट बने हैं, ये हमने पढ़ा है अभी लेटेस्ट करंट अफेयर में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट नाम है, तो आप इनको याद रखिएगा। चलिए देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट सेकेंड ने 52 साल की उम्र में अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे। 52 साल किस देश की रानी मार्गरेट सेकेंड ने 52 साल के बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? मतलब 52 साल से ये गद्दी पर थी, अब ये अपना पद छोड़ रही हैं, ठीक है। तो जो मार्गरेट हैं, मार्गरेट सेकेंड, ये रानी हैं डेनमार्क की और इन्होंने हाल ही में अपना पद छोड़ने की घोषणा की है। कब छोड़ेंगी ये अपना पद? कब रानी के पद से हटेंगी ये? 14 जनवरी को, ठीक है। 14 जनवरी के दिन ये पद छोड़ेंगी। उसके बाद पद कौन ग्रहण करेगा? तो उसके बाद पद ग्रहण करेंगे प्रिंस फेडरिक। प्रिंस फेडरिक जो है राजगद्दी ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा प्रिंस फेडरिक का। और ये जो रानी मार्गरेट 2 हैं, इन्होंने 52 साल तक इस राजगद्दी पर बैठी हैं ये, तो ये यूरोप का सबसे लंबा शासनकाल भी रहा है, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डेनमार्क की, तो अब हम देखने जा रहे हैं डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन हो जाएगी, कोपेनहेगन, ठीक है। और यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी? मुद्रा हो जाएगी डेनिश क्रोन। और यहाँ के पीएम कौन हो जाएंगे? पीएम हो जाएंगे आपके मेटे फ्रेडरिक्सन, ठीक है। कौन हो जाएंगे? मेटे फ्रेडरिक्सन। तो इस प्रकार से ये हमारा 4 जनवरी का करंट अफेयर हमने इस तरीके से कंप्लीट किया। आई होप सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा, और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।